हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी रहमान का बेटा। तो कहानी पर पहुंचने से पहले आइए जानते हैं संक्षिप्त सा परिचय विष्णु प्रभाकर जी का। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 ईस्वी में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से कस्बे मीरापुर में हुआ था। अग्रवाल जाति के एक शाखा राजवंश अग्रवाल से इनका संबंध था। सांप्रदायिक सौहार्द, सांस्कृतिक क्रियाकलाप आदि, मावे का पेड़ और रामलीला नाटक के लिए उनका कस्बा मशहूर था। बचपन में विष्णु जी रामलीला नाटक बड़े चाव से देखते थे और उनके परिवार के सदस्य अभिनय भी किया करते थे। विभिन्न त्योहारों के अवसर पर वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बड़े सौहार्द से भाग लेते थे। और इनकी माँ, जिसे परिवार वाले प्यार से माधो या महादेवी कहकर पुकारते थे, पिता के विपरीत ज़्यादा पढ़ी लिखी, सुशिक्षित और आदर्शवादी माँ थी इनकी। पूरे गांव में इनकी माँ ही एकमात्र ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला थी, जिसके कारण विष्णु जी को ज़्यादा संस्कार अपनी माँ से ही मिले। पिता की तुलना में माँ को ही ज़्यादा विष्णु जी के भविष्य की चिंता लगी रहती थी। माँ के संस्कारों के प्रभाव से विष्णु जी का ध्यान लेखन की ओर अधिक गया और वह संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, लघु कथा, बाल साहित्य आदि में अपनी कुशल लेखनी का परिचय देते हैं। विष्णु जी की पहली कहानी दिवाली के दिन शीर्षक से 1931 ईस्वी में हिंदी मिलाप नामक पत्रिका में छपी थी। यह विष्णु जी का प्रयास मात्र ही था। इस छोटे से प्रयास ने विष्णु जी के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त किया। सन 1934 ईस्वी आते आते विष्णु जी की रचनाओं में गंभीरता आने लगी। उनकी प्रमुख कहानियाँ हंस आदि पत्रिकाओं में छपनी शुरू हो गई। विष्णु जी की कुछ कहानियाँ काफ़ी चर्चित हुई, जिनमें से है मन की ग्रंथियाँ, छाती के भीतर उलझन में अंदर झांको, कितनी झूठ, ये उलझने, तजर्बे, भीतर बाहर, बाहर भीतर, मकड़ी का जाला, अंतश्चेतन द्वंद आदि। विष्णु जी ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, जो निम्नलिखित संग्रहों में है: आदि अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, संघर्ष के बाद, सफ़र के साथी, खंडित पूजा, टूटने से पहले आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। और उन्हीं प्रमुख कहानी संग्रहों में से आज एक कहानी संग्रह है रहमान का बेटा, जिसकी शीर्षक कहानी को हम लोग सुनेंगे। विभिन्न उपन्यासों में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। निशिकांत, तट के बंधन, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, जिसको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और उन्होंने एक प्रसिद्ध आत्मकथा नहीं, जीवनी लिखी है शरद चंद्र जी की, आवारा मसीहा के नाम से, जो कि उनकी प्रसिद्धि का आधार रही है। इन्होंने रेडियो नाटकों में भी काम किया और विभिन्न विधाओं पर हस्तलेखनी चलाते हुए उन्होंने आवारा मसीहा के लिए कई सारे पुरस्कार जीते, जिनमें से सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार महत्वपूर्ण है। और स्वामी दयानंद जी की जीवनी भी आपने लिखी। यात्रा वृत्तांत लिखा, ज्योतिपुंज, हिमालय, अभिमान और यात्रा, हिम शिखरों की छाया। बाल साहित्य में भी आपने अपनी लेखनी चलाई। कुंती के बेटे, दादा की कचहरी, रामू की होली आदि प्रमुख बाल कहानी हैं। और आपने विभिन्न पुरस्कार जीते और विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए अपनी लेखनी का संसार बड़ा करते रहे। तो आइए चलते हैं इनकी प्रमुख कहानी संग्रह का शीर्षक कहानी सुनने, रहमान का बेटा। क्रोध और वेदना के कारण उसकी वाणी में गहरी तलखी आ गई और वह बात बात में चिंचिना उठता था। यदि उस समय गोपी ना आ जाता तो संभव था कि वह किसी बच्चे को पीट कर अपने दिल का गुबार निकालता। गोपी ने आकर दूर से ही पुकारा, साहब सलाम भाई रहमान। कहो क्या कर रहे हो? रहमान के मस्तिष्क का पारा सहसा कई डिग्री नीचे आ गया। यद्यपि क्रोध की मात्रा अभी भी काफ़ी थी। बोला, आओ गोपी काका, साहब सलाम। बड़े तेज हो, क्या बात है? गोपी बैठ गया। रहमान ने उसके सामने बीड़ी निकाल कर रखी और फिर सुलगा कर बोला, बात क्या होगी काका, आजकल के छोकरों का दिमाग बिगड़ गया है, जाने कैसी हवा चल पड़ी है, माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं। गोपी ने बीड़ी का लंबा कस खींचा और मुस्कुरा कर कहा, रहमान, बात सदा ऐसी ही है। मुझे तो अपनी याद है, बाबा सिर पटक कर रह गए, मगर मैंने चटसाला में जाकर हाजिरी ही नहीं दी। आज बुढ़ापे में वे दिन आते हैं, सोचता हूँ अक्षर पेट में पड़ जाती तो अच्छा था।
बीच में बात काटकर रहमान ने तेजी से कहा, तो काका नशा चढ़ जाता, अक्षरों में नाज से ज़्यादा नशा हुए है। यह 2 अक्षर का नशा ही तो है जो सलीम को उड़ाए लिए जावे है। कहवे है इस बस्ती में मेरा जी नहीं लगे है, सब गंदे रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है, चोरी से नहीं चूकें। गोपी चौंक कर बोला, सलीम ने कहा ऐसा? सलीम ने ऐसा कहा और कहा हम इंसान नहीं हैं, हैवान हैं। फिर हम जैसे नाली में कीड़े बिलबिलाए हैं ना, उसी तरह की हमारी जिंदगी है। कहते कहते रहमान की आंखें चढ़ गई, बदन कांपने लगा। हुक्के को जिसे उसने अभी तक छुआ न था, इतने जोर से पैर से सरकाया कि चिलम नीचे गिर पड़ी। आग बिखर कर चारों ओर फैल गई। तेजी से पुकारा, करीमन, ओ हरामजादी करीमन, कहाँ मर गई जाकर? ले जा इस हुक्के को, साला आज हमें गुंडा कहवे हैं। गोपी ने रहमान की तेजी को देखकर कहा, उसका बाप स्कूल में चपरासी था ना? जी हाँ, वही असर तो खराब करे है। पढ़ा लिखा नहीं था तो क्या हर वक्त पढ़े लिखों के बीच में रहवे था। मगर साले ने किया क्या? भरी जवानी में पैर फैला कर मर गया। बीवी को कहीं का नहीं छोड़ा, ना जाने किसके पड़ती। वह तो उसकी माँ ने मेरे आगे धरना दे दिया। वह दिन और आज का दिन सिर पर रखा है। कह दे कोई सलीम रहमान की औलाद नहीं है, पर वह बात है काका। आगे जैसे रहमान की आंख में कहीं से आकर कुंडक पड़ गया और जोर जोर से मलने लगा। उसी क्षण शून्य में ताकते गोपी ने कहा, सलीम की माँ बड़ी नेक दिल औरत है। रहमान एकदम बोला, काका फरिश्ता है, ऐसी नेक दिल औरत कहाँ देखने को मिले हैं आजकल। क्या मजाल जो पहले शौहर का नाम लिया हो, ऐसी जी जान से खिदमत करे है कि बस सिर नहीं उठता। और काका उसी का नतीजा है, तुमसे कुछ छुपा तो है? कभी इधर उधर देखा है मुझे? गोपी ने तत्परता से कहा, नहीं, कभी नहीं। मुँह देखे कि नहीं, ईमान की बात है, 5 पंचों में कहने को तैयार हूँ। और रही चोरी की बात, किसी के घर डाका मारने कौन जावे है? यूँ खेत में घुस घास पात तुम भी लाओ हो, है कि नहीं काका? गोपी बोला, हाँ लाऊं हूँ, इसमें लुकाव की क्या बात है? और लावे क्यों ना, हम क्या इतने से भी गए हैं? बाबू लोग रोज जेब भर भर कर घर लौटते हैं। सच कहूँ रहमान, तनख्वाह बांटते वक्त अंगूठा पहले लगवा लेते हैं और पैसे के वक्त किसी गरीब को ऐसी दुत्कार देवे कि बेचारा मुंह ताकता रह जावे। इस सत्यानाशी राज में कम अंधेर नहीं है, पर बेमाता ने हमारी सरकार की किस्मत में न जाने क्या लिख दिया है। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो है। गांधी बाबा कुछ भी पेश नहीं आवे हैं। रहमान ने सारी बातें बिना सुने उसी तेजी से कहा, बाबू क्यों? जो अफसर होते हैं साहब बहादुर, वे क्या कम हैं? किसी चीज़ पर पैसा नहीं डाले हैं। और काका, यह कल का छोकरा सलीम हमें गुंडा बतावे है। गुंडे साले तो वे हैं। सच काका, सलीम क्लब में सिवाय बदमाशी की वे करते ही क्या हैं? शराब वे पिएं, जुआ वे खेलें, और क्या? हमारे साहब के पास आए दिन क्लब का चपरासी आवे है, कभी 100 कभी 150, सदा हारे ही हैं। पर रहमान उसकी मेम बड़ी तकदीर की सिकंदर है, जब जावे है तब 125 खींच लावे है। मेम साहब? काका तुम क्या जानो, उसकी बात और है। जितने ये साहब बहादुर हैं, और साहब क्यों, बड़े बड़े वकील, बलिस्टर, लाला सभी आजकल क्लब जावे हैं। मुसलमान जो शराब पीना हराम है, वहाँ बैठकर विस्की, जिन, पोरस, शेरी सब चढ़ा जावे हैं। औरतें ऐसी गिर गई हैं कि पराए मर्द के कमर में हाथ डालकर फिरे हैं, और वे हंस हंस कर खिलखिल कर बातें करे हैं। काका, जितनी देर वे वहाँ रहे हैं ना, ये यही करते हैं। उसकी बीवी खूबसूरत है, इसकी जोरदार है। शर्मा खुशकिस्मत है, रफ़ीक की लौंडिया उसके घर जावे है, गुप्ता की बीवी उसके पास रहे है। सारा वक्त यही घुसर फुसर होती रहे, और मौका देख कोई किसी के साथ उड़ चला। उस दिन जीत की खुशी में ड्रामा हुआ। पुलिस के कप्तान लाला जी बने थे। वे लाला जी लोगों को हंसाते रहे, और मेजर साहब उनकी बीवी को लेकर डाक बंगले की सैर करने चले गए। ये हैं बड़े लोगन की चाल चलन। ये हमारे आका, हमारे भाग की लकीर इन्हीं की कलम से खींचे है। गोपी ने फिर जोर से बीड़ी का कस खींचा और गंभीरता से कहा, रहमान देखने में जितना बड़ा है, असल में वह है उतना छोटा और खोटा भी, और क्या। और इन्हीं के लिए सलीम हमें बदतमीज, बदसहूर, बेअकल और न जाने क्या क्या कहवे है। मैंने भी सोच लिया है, आज उससे फैसला करके रहूँगा। मैंने हमेशा उसे अपना समझा है, नहीं तो। गोपी ने अपना डंडा उठा लिया, बोला, रहमान कुछ भी हो, सलीम तेरा ही लड़का माना जावे है। जवान है, अबे तबे से मत बोलना, समझा?
आजकल हवा ऐसी चल पड़ी है ना, और चली कब नहीं थी। फर्क इतना है, पहले मार खाकर बोलते नहीं थे, अब सीधे जवाब दे देते हैं। रहमान तेज ही था। कहा, मैं उसके जवाबों की क्या परवाह करूं काका, जावेद जहन्नुम में मेरा लगे क्या है। और काका, मैं उसे मारूंगा क्यों, मेरे क्या हाथ खुले हैं। मैं तो उसे दो बात पूछूंगा, रास्ता इधर या उधर। और काका, मुझे उस साले की जरा भी फिक्र नहीं, फिक्र उसकी माँ की है। यूं तो औलाद और क्या कम है, पर जरा यही कुछ सहूरदार था। काका सोचता था पढ़ लिख कर वही मुंशी बनेगा, जात बिरादरी में नाम होगा, लेकिन लिखा क्या किसी से मिटा है। गोपी बोला, हाँ रहमान, लिखा किसी से नहीं मिटा, अब चाहे मालिक भी नहीं मिट सकता, ऐसी गहरी लकीर बेमाता ने खींची है। सो भैया, अपनी इज्जत अपने हाथ, ज़्यादा कुछ मत कहना, पढ़े लिखों की गैरत जल्दी आ जावे है, समझा। समझा काका। और गोपी डंडा उठा, घास की गठरी कंधे पर डाल साहब सलाम करके चला। रहमान कुछ देर वहीं शून्य में बैठा धुंधले होते वातावरण को देखता रहा। मन में उमड़ घुमड़ कर विचार आते, आपस में टकरा कर शीघ्रता से निकल जाते। वे झील के गिरते पानी के समान थे, गहरे और तेज, इतनी तेज कि उफन कर रह जाते। उनका तात्कालिक मूल्य कुछ नहीं था, इसीलिए उससे मन की झुलझुलाहट और गहरी होती। घर में सन्नाटा था, बच्चे अभी तक खेल कर नहीं लौटे थे। उसकी बीवी रोटियां सेंक रही थी, सालन की खुशबू उसकी नाक में भर उठी। उसने एक नज़र उठाकर अपनी बीवी को देखा, शांत चित्त वह काम में लगी। उसके कानों में लंबे लंबे, रोटी बढ़ाते समय उसके कान वेग से हिल रहे थे। उसके सिर का गंदा कपड़ा खिसा कर कंधे पर आ पड़ा। यद्यपि जवानी बीत गई है तो भी चेहरे का भराव अभी हल्का नहीं पड़ा। गोरी ना होकर भी वह काली नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा है, वही नशा उसे बरबस खूबसूरत बना देता है। जिसकी ओर वह देख लेती है एक बार तो वह ठिठक जाता है। रहमान सहसा ठिठका, उन दिनों इन्हीं आंखों ने मुझे बेबस बना दिया था, नहीं तो। सहसा उसे देख बीबी बोल उठी, इतने तेज क्यों हो रहे थे, गैरों के आगे क्या इस तरह घर की बात कहते हैं। रहमान कुछ तल्खी से बोला, गैरों के आगे क्या, पानी अब सर से ऊपर गया है। कल को जब घर से निकल जाओगे तब क्या दुनिया के कानों में रुई ठूसोगी या आंखें फोड़ दोगी। बीबी को दुख पहुंचा। बोली, बाप बेटे क्या दुनिया में कभी अलग नहीं होते। कौन कहे कि वह मेरा बेटा है और किसका है, क्या जानूं। जरा देखना मेरी तरफ, मैं भी तो सुनूं। तिनक कर उसने कहा, क्या सुनेगी, मेरा होता तो क्या इस तरह कहता, जबान खींच लेता साले की। देखूंगी किस किस की जबान खींचोगी, अभी तक तो एक भी बात नहीं सराहता। बच्चे और जवान बराबर होते हैं, नहीं हुए पर पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। और फिर वही कौन सा जवान है, अल्हड़ उम्र है, एक बात मुंह से निकल गई तो सिर पर उठा लिया। तुम्हारा नहीं तभी तो, अपना होता तो क्या इस तरह ढोल पीटते। अपनों के हजार ऐब नजर नहीं आते हैं, दूसरों का एक भी जरा सा पहाड़ बन जाता है। रहमान कुछ भी हो इतना मूर्ख नहीं था, उसने समझ लिया उसने बीवी का दिल दुखाया है, पर वह क्या करे। सलीम से उसे क्या कम मोहब्बत है, पेट काट कर उसे रहमान ने ही तो स्कूल भेजा था। उसके लिए अभी भी कभी बड़े बाबू, कभी डिप्टी, कभी बड़े साहब के आगे गिड़गिड़ाता रहता है। इतनी गहरी मोहब्बत है तभी तो इतना दुख है, कोई और होता तो क्यों मोहब्बत करता। तभी उसके चारों बच्चे बाहर से शोर मचाते हुए आ पहुँचे। वे धूल मिट्टी में लिथड़े पड़े थे, परंतु गंदे और अर्धनग्न होने पर भी प्रसन्न थे। सबसे बड़ी लड़की लगभग 12 वर्ष की थी। आते ही खुशी खुशी बोली, अम्मी आज हम भैया की जगह गए थे। रहमान को कुछ अचरज हुआ, वह जला भुना बैठा था। कड़क कर बोला, कहाँ गई थी चुड़ैल। लड़की सहम गई, घबरा कर बोली, भैया की जगह। कौन सी जगह, जहाँ भैया जाते हैं, दूर। छोटा लड़का जो 10 बरस का था अब एकदम बोला, अब्बा वहाँ बहुत सारे आदमी थे। तीसरा भी 8 बरस का लड़का आगे बढ़ाया और कहा, वहाँ लेक्चर हुए थे। रहमान आज का चाहे लेक्चर। लड़की ने कहा, हाँ अब्बा लेक्चर हुए थे, भैया भी बोले थे, लोगों ने बड़ी तालियां पीटी। अम्मा का मुख सहसा खिल उठा। गर्व से एक बार उसने रहमान को देखा, फिर बोली, क्या कहा उसने। लड़की जो मुरझा चली थी अब दुगने उत्साह से कहने लगी, अम्मी भैया ने बहुत सी बातें कही थी, हम गंदे रहते हैं, हम अनपढ़ हैं, हम चोरी करते हैं, हमें बोलना नहीं आता, हमें खाने को नहीं मिलता। रहमान चिहुक कर बोला, देखा तुमने। बीबी ने तिनक कर कहा, तनी सुनो तो। हाँ और क्या लाली, बताओ क्या बोले भैया।
लड़का बोला, मैं बताऊं मम्मी, भैया ने कहा था इसमें हमारा ही कसूर है। हाँ, लड़की बोली, हाँ, उन्होंने कहा था बड़े लोग हमें जानबूझकर नीचे गिराते जावे हैं, हम बोले ही नहीं। और फिर अब्बा की तरफ मुड़कर बोली, क्यों अब्बा, वे कौन लोग हैं? अब्बा तो बुद्ध बने बैठे थे, क्या कहते? लड़का कहने लगा, अब्बा और जो उनमें बड़े आदमी थे सबने यही कहा, हम भी आदमी हैं, हम भी जिएंगे, हम अब जाग गए हैं। अब्बा ने एक लंबी सांस खींची, चेहरा प्रकाश से भर उठा। सुनते हो सलीम की बातें? रहमान अभी नहीं बोला। लड़की बोली, और अम्मी, भैया ने मुझसे कहा था मैं घर नहीं आऊँगा। नहीं आएगा? हाँ अम्मी। रहमान की निंद्रा टूटी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम गंदे हैं? नहीं अब्बा। लड़की आप ही कुछ गंभीरता से बोली, भैया ने मुझसे कहा था अब इस घर में नहीं रहूँगा, नया घर लूँगा, साफ। अब्बा से कह दीजिए वहाँ रहने से गड़बड़ हो सकती है, हम लोगों के पीछे पुलिस लगी रहती है, वहाँ आएगी तो शायद अब्बा की नौकरी छूट जावे। लेकिन अब्बा हों तो बोले। उनके सिर में तो भूचाल आ गया, वह घूम रहा था, रुकता ही नहीं। तो इस तरह आप लोगों ने सुनी विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी रहमान का बेटा। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। तो यदि आपको कहानी पसंद आवे तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करिएगा और अपने मित्रों में सब्सक्राइब भी करिएगा। मित्रों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई समस्त कहानियों का वाचन किया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप लोग उन्हें अवश्य सुनें और कुछ लाभ प्राप्त करें। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।